नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ये कहावत आपने कई दफा पहले सुनी होगी, लेकिन इस कहावत के मायने आज समझ में आ रहे होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने कहा था कि भारत बंद हो जाएगा। कल तक जो विपक्ष मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ एकजुट था, वो आज सड़क पर आते आते मानो बिखर सा गया, और ऐसा बिखरा कि फिर संभलने का जैसे मौका ही नहीं मिला। पहले तो सभी विपक्षी दलों ने भारत बंद के समर्थन में फैसला सुनाया और कहा कि हम नोटबंदी के खिलाफ पूरे भारत को 28 नवंबर को बंद कर देंगे। लेकिन देश के मिजाज को देखते हुए विपक्षी दलों का मूड बदल गया। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने भारत बंद से अपना हाथ पीछे खींच लिया और इसे जन आक्रोश का नाम देकर सड़कों पर उतर गए। कांग्रेस हो या इनेलो, उम्मीद ये थी कि भारत बंद में ना सही, लेकिन जन आक्रोश में तो जनता का साथ उन्हें मिलेगा। लेकिन अफसोस कि ये सारे कयास धरे के धरे रह गए। जन आक्रोश के बैनर को लेकर कांग्रेस के नेता जब सड़कों पर उतरे तो उस भीड़ से जो आम जनता थी वो नदारद थी। जनता दिन भर अपने कामकाज में लगी रही, बाजार भी खुले रहे और लोगों ने खरीदारी भी की। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये जो नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद की जो आवाज उठाने की बात कर रहे थे या इस आवाज को बुलंद करना चाह रहे थे, उनकी आज बोलती बंद हो गई। सीधा सा सवाल यही है कि इस बिखराव का आखिर कारण क्या था? विपक्ष नोटबंदी की जंग अब कैसे लड़ेगा? बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत बंद के फ्लॉप शो ने विपक्ष की बोलती कैसे बंद कर दी। हमारे देश की भलाई हो रही है, कोई दिक्कत कुछ टाइम की दिक्कत है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ये मोदी जी का वादा है और हमारा इरादा है। मोदी 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 मोदी। नोटबंदी के खिलाफ भारत तो बंद नहीं हुआ, लेकिन देश की एक अवसरवादी राजनीति में बहुत कुछ साफ हो गया। जिस जनता का नाम लेकर विपक्ष अब तक सरकार को घेरता रहा, जिस जनता के दर्द की चीख चीख कर दुहाई दी गई, जिस जनता के लिए देश की संसद को ठप किया जा रहा है, वही जनता आज विपक्ष के इस आक्रोश को फरेब बता रही है। ब्लैक मनी होया जीरो, साडे हक खोए ने, असी गरीब तां नित रोंदे सी, अज अमीर भी रोए ने। हो 500,000 दे नोटां नूं हुण किस दे ना करिए, इन्हां नोटां दा की करिए, उन्हां वोटां दा की करिए। नोटबंदी से जनता बेशक परेशान है। खाते में पैसे होने के बावजूद लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बावजूद इसके जनता नोटबंदी के फैसले का स्वागत कर रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हर जगह विपक्ष के नेता मोदी विरोधी नारे लगाते रहे। हरियाणा में तो इस बंदी का कोई असर ही नहीं दिखाई दिया, और शायद इस बात का अंदाजा विपक्ष को पहले ही हो चुका था, और शायद इसीलिए कांग्रेस और इनेलो ने भारत बंद से अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये तो कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ। कल पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट एक वो आया कि ये भारत बंद का नहीं है। हम सारे लोगों से अपील जरूर करेंगे कि ये जो पूरी मुहिम है, इसमें कांग्रेस क्योंकि आपके लिए आवाज उठा रही है, उसमें साथ जोड़ दे। लेकिन बंद का जो आह्वान था, पहले ये था कि अगर स्वैच्छिक रूप से कोई व्यापारिक संगठन बंद करना चाहते हैं, क्योंकि परेशानी तो सबसे ज्यादा उनको है। जो ये अर्थव्यवस्था आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई है, इसके विरुद्ध और इसका आक्रोश प्रकट करने, ताकि बीजेपी को और उनके प्रधानमंत्री जी को मालूम चले कि किस तरह से आम जनता त्रस्त है, और अगर आपने ये कार्रवाई करी थी तो इसका व्यवस्था आपको बनानी चाहिए थी, जो आपने नहीं बनाई।
हमने ये मांग की आज ज्ञापन देके कि सरकार तुरंत इसकी व्यवस्था करे, ज्यादा से ज्यादा नोट मार्केट के अंदर आए ताकि फैक्ट्रियां चले, मजदूरों को काम मिले, बाजार में काम मिले और जिस प्रकार की अव्यवस्था है उसको रोका जा सके। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बड़े घपले घोटालों का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है, इस कदम से घबरा गई, बुरी तरह से घबराई। वो ये फैसला नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी कि किस प्रकार का कदम वो उठाए। भारत बंद पर विपक्ष में ऐसी फूट पड़ी कि सब अपने अपने रास्ते निकल लिए। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट अब भी फैसले रोल बैक की मांग पर अड़े हैं। उधर संसद में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पीएम से बयान की मांग की जिद पर अड़ गए हैं। कुल मिलाकर समूचे विपक्ष में इस वक्त कंफ्यूजन है और चिंता इस बात की सता रही है कि कहीं छोटी सी गलती जनता के बीच इस बात का सबूत न बन जाए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी इस नई जंग का विरोध कर रहे हैं। खैर, अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब जनता को किसी बात का मलाल नहीं है तो फिर विपक्ष विरोध और बर्बादी की आग में देश को क्यों झोंकना चाहता है। और रहा सवाल संसद में सरकार के जवाब का, तो फिर नियमों के फेर में जनता की गाड़ी कमाई की आहुति क्यों दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से नोटबंदी हुई है देश के आम आदमी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घंटे घंटे तक लाइनों में लगकर लोग कुछ पैसा निकाल पा रहे हैं और कुछ निराश लौट रहे हैं, क्योंकि अधिकतर एटीएम्स में अभी भी पैसे की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये 50 दिन का मसला है और देश साथ दे तो काला धन उस पर रोक लगेगी और देश के अच्छे दिन आएंगे। तो इस उम्मीद के साथ हर आदमी ना सही लेकिन देश का बड़ा वर्ग इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन विपक्ष इस मसले को लेकर काफी संजीदा दिखाई दे रहा था कल तक, और आज भारत बंद की अपील भी की थी, लेकिन धीरे धीरे कोई अपील जन आक्रोश में बदल गई तो कुछ उसके अलग तरीके से समझाने की कोशिश करने लगे। यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत बंद पर विपक्ष की क्या वाकई ही बोलती बंद हो गई है। पैनल आप देख पा रहे हैं, बड़ा पैनल हमारे साथ है। इनेलो के प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, रविंदर ढुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शरद गोयल साहब को आप देख रहे हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं, व्यापारी वर्ग से इनका ताल्लुक है। चंडीगढ़ से व्यापारी वर्ग के दिवाकर सहूजा हमारे साथ जुड़े हैं, कई तरीके के इनके बिजनेस हैं, एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो व्यापारी हैं उनके प्रवक्ता के तौर पर चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। रंजीता मेहता जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, महिलाओं का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जवाहर यादव साहब हैं और हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर भूपेंद्र जिष्टू, जो खबरें आ रही हैं और जो ये बातचीत होगी उसके विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे। जिष्टू, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल रोहतक से लेते हैं, क्योंकि रोहतक हरियाणा के दिल में है। तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब, कैसा रहा आज का बंद आपका? देखिए, हमने एक सांकेतिक किया था आक्रोश, हमने बंद नहीं किया था। हमने कभी नहीं कहा कि हम बंद करेंगे जी। अगर हम बंद करते तो हमारी पार्टी की पहले बैठकें होती, लोगों की ड्यूटियां लगती और हर जिले के अंदर प्रभारी नियुक्त होते और उसके बाद हम पूरा करते। ये हमने केवल लोगों की कठिनाई देख के, लोग सड़कों पे खड़े थे 8-8 घंटे बेचारे लाइन में लग लग के खड़े हैं उसके 2-2 हजार रुपए के लिए। आज गांव में तो पैसा बिल्कुल नहीं जा रहा। हमने इस बात को लेके हमने किया था। आज जो हालत भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी ने इस देश की हालत कर दी है, आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं। हमने उनकी आवाज उठाई। अच्छा, आपने क्या किया था? आपने क्या किया था? भूखे मर रहे हैं आज आपने क्या किया था? आज आपने क्या किया था हुड्डा साहब, ये बता दीजिए, सुन लीजिए, आज आपने क्या किया था? भारत बंद नहीं था कांग्रेस का, ये हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की थी भारत बंद की आज की अपील कांग्रेस ने की थी या नहीं की थी? अशोक तंवर को जानते हैं, अशोक तंवर को जानते हैं, अशोक तंवर को जानते हैं आप? हमारी पार्टी अशोक तंवर को जानते हैं? कौन है अशोक तंवर जी? से मैं बिल्कुल जानता हूं। अगर होता
तो बैठक होती है जानते हमारी हो ना, एक बार सुन लीजिए, बैठक होती है हमारी, एक बार सुन बैठक के अंदर फैसला होता, आप सुन उसके लीजिए। अंदर प्रभारी नियुक्त कांग्रेस होते। के प्रदेश अध्यक्ष है अशोक मैंने सुन तंवर, लिया है। उन्होंने क्या कहा? मैंने सुन लिया है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। कहां सुना अभी आपने? सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के फैसला किया कि 28 तारीख को परसों सोमवार के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया। जन आक्रोश दिवस के रूप में इसको कांग्रेस पार्टी मनाएगी। कांग्रेस तो आपकी जानकारी के लिए हुड्डा साहब बता दूं कि ये किसी भजन संध्या के आयोजन के अनाउंसमेंट नहीं थी, भारत बंद जन आक्रोश के अनाउंसमेंट थी। और ये जो जन आक्रोश आपका रहा, इसके कुछ बढ़िया से विजुअल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और मेरी गुजारिश है पैनल से कि थोड़ा लंबा चला के दिखाएं, ताकि ये जो जन आक्रोश था आम जनता के हक में, उसमें क्या कर रहे थे आपके पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी देख लीजिए। जी हुड्डा साहब, ये जन आक्रोश था। कुछ कार्यकर्ता आपके कांग्रेस के फतेहाबाद में जा रहे थे, तो किसी आम आदमी ने कह दिया, यार ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक ही तो कर रहे हैं। तो उस पे जो जन आक्रोश निकला, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त ईटीवी पर देख सकते हो। ये जन आक्रोश इस तरीके से आप करेंगे, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। बहरहाल आपके पास लौटेंगे, इनेलो के पास चलते हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी। आप क्या कहेंगे जी? आपने भी भारत बंद का ऐलान किया था आज। देखिए मुकेश, मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो इनेलो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है, हमें जो है वहां पर लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से प्रमुख विपक्ष अपनी रणनीति तय कर रहा था, उसके हिसाब से हमें भी अपनी रणनीति तय करनी थी। इनिशियली जो है एक बारी इनेलो ने, क्योंकि एक बारी केंद्र से इस प्रकार का वहां पर विपक्षी दलों की तरफ से हल्का सा इस प्रकार का ऐलान हुआ था, या ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो है गाइडेंस ही जारी हुई थी कि शायद इस प्रकार का बंद किया जा सकता है। तो इनिशियल फेज के अंदर इनेलो के द्वारा कहा गया था, यदि इस प्रकार का कोई बंद आयोजित होता है तो हम क्यों नोटबंदी के हम जो है पक्ष में है। नोटबंदी की बात नहीं हो रही है जी, नोटबंदी की बात नहीं हो रही है। इनेलो ने कहा था या नहीं कहा था, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। ये मेरे पास प्रेस नोट पढ़े हैं जी, बिल्कुल ऑन एयर बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे आपके प्रेस नोट पढ़े हैं, मैं आपको ऑन एयर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मतलब परिचर्चा की, क्योंकि अभी शुरुआत है और बाद में आप ये ना कहें नहीं, कि हम इस बंद में शामिल होने का ऐलान नहीं किया था। मैं शुरुआत इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि जिस समय पर ये केंद्र की तरफ से जो यहाँ पर विपक्षी पार्टियां हैं, वहां पर जो लोकसभा के अंदर इस प्रकार का ऐलान या ये लगा सकते हैं इस प्रकार की गाइडेंस जारी हुई थी, उस समय पर जो है इनेलो ने शुरुआत में मन बनाया था कि यदि इस प्रकार के किसी बंद का आयोजन होता है तो हम उसका पार्ट बनेंगे। हालांकि उसके 2 घंटे के अंदर ही हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इनेलो इस बंद का हिस्सा नहीं होगी। पहले फेज में उन्होंने हाँ कहा, बाद में सेम डे 2 घंटे 3 घंटे के बाद में तो 2 घंटे बाद क्या आपने कैलकुलेट किया कि अगर हम बंद करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जन समर्थन नहीं मिलेगा? ये है मुकेश जी, बात ये है कि केंद्र के अंदर जो है, आप ये दिखाइए किस प्रकार से कांग्रेस इस बंद को लीड करना चाहती थी। मुख्य बात ये थी, आपने देखा इसको, तो कांग्रेस करती रहे ना, हम तो कांग्रेस की बात कांग्रेस वालों से कर रहे हैं, आपसे हम कर रहे हैं। हमें इनेलो की राजनीति करनी थी, बिल्कुल स्पष्ट। इनेलो का शुरुआत से ये पक्ष था कि नोटबंदी के हम पक्ष में, हम केवल जनता की तकलीफों को। उसके बाद में जब इनेलो ने बात की, वहां पर हमारे नेताओं ने बातचीत की, उसके बाद में हमने घोषणा की कि हम जो है जो अपना जिला हेडक्वार्टर में जाकर के केवल 10 सूत्रीय एक जो है राज्यपाल के नाम का ज्ञापन देंगे कि किस प्रकार की आपको जो है घोषणाएं करनी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफें ना हो। हम केवल मात्र यहीं तक हमारा स्टैंड है, इससे बाहर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, जनता का समर्थन नहीं मिला। और ये सुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाहर यादव साहब का, क्योंकि जो जवाब प्रधानमंत्री से संसद में मांगा जा रहा था वो जवाब शायद जनता ने दे दिया, लेकिन नोटबंदी से जो मुश्किलात आम जनता को आ रही हैं वो जारी हैं।
बेशक विपक्ष का भारत बंद फ्लॉप रहा हो, लेकिन एटीएम में पैसा आज भी नहीं मिल पा रहा है। यादव साहब, देखिए, जब ये निर्णय लिया गया 8 तारीख को, तो माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मुझे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि 50 दिन मुझे दे। निश्चित रूप से जब एक आप क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं तो जनता को कष्ट तो होता है, परंतु चाहे आर्थिक आजादी लड़ने की बात हो, चाहे अन्य आजादी लड़ने की बात हो, उसमें जनता प्रयत्न पूर्वक ये कहती है कि आप अच्छा काम कीजिए, हम हर कष्ट में आपके साथ खड़े हैं। और आज जिस तरह का आपने विवरण दिखाया, उससे यही पता चलता है कि जनता को निश्चित रूप से कठिनाई होगी, उसको लाइन में भी लगना पड़ रहा है, उसको कोई आर्थिक कष्ट भी होंगे, परंतु निश्चित रूप से है। कई जो है इसमें ये दावा कर रहा है विपक्ष की कई जानें चली गई हैं, कई घर ऐसा है जिनको राशन ले जाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, कई शादियां ऐसी हैं जिसमें सिर्फ चाय पिलाकर मेहमानों का और बारातियों का स्वागत किया जा रहा है, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे जिंदगी हार गई है मौत से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। निश्चित रूप से जो आप ये कह रहे होंगे, ये कष्ट निश्चित रूप से है। उसके बावजूद भी जनता ये चाहती है कि जो 70 साल से जो चीजें चल रही थी, अव्यवस्थाएं चल रही थी, मैं आ रहे हैं आपके बात, अपनी बात करूं जिसका वो उसको परिवर्तन करना चाहती है, वो उस व्यवस्था को बदलना चाहती है। तो निश्चित रूप से कष्ट है, परंतु जैसे जैसे उसमें समाधान नजर आ रहे हैं, सरकार तत्परता से उनको समाधान देने की बात कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि काला धन लोगों से खत्म होना चाहिए, उसके नाते लोगों की जो समस्याएं हैं वो कम से कम हो, उसका प्रयास करें, सोच बजी पॉजिटिव। और उसके कारण आपने जितनी विजुअल दिखाई, वहां विरोध करने वाले लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, एक जनसाधारण व्यक्ति को लगा कि हमारी तकलीफ, हमें पता है ना कि हमें है या नहीं है, और अगर हमें तकलीफ है तो हम इसके लिए भी इसको सहन करने के तैयार है, क्योंकि ये देश बदलने का मामला है। तो देश बदलने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लोग अपनी जान देते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं यादव साहब, उसमें जाहिर है कि जो आज भारत बंद है, भारत बंद में अगर विपक्षी दलों का जो शो है वो फ्लॉप हो गया, देखिए डंके की चोट पे हम कह रहे हैं शो फ्लॉप हो गया, लेकिन डंके की चोट पे हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की अव्यवस्था फैली है, उस अव्यवस्था का पार सरकार को पाना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से वो नहीं हो पा रहा। वापस आपके पास लौटेंगे, जो व्यापारी वर्ग है उनके पास हम चलते हैं। शरद गोयल आ रहे हैं मैडम आपके पास, शरद गोयल आ रहे हैं मैडम आपके पास। शरद गोयल हमारे साथ हैं गुड़गांव से। आज भारत बंद में शामिल हुए थे आप या नहीं गोयल साहब? जी मुकेश, नहीं बिल्कुल नहीं शामिल हुए भारत बंद में। क्यों? और भारत बंद में हमें शामिल होने का कोई औचित्य भी नहीं नजर आया, क्योंकि जो मुद्दा जिस चीज से इसको लिंक किया गया है काले धन से, नोटबंदी को, वो काले धन की समस्या से एक देश बहुत लंबे अरसे से लड़ रहा है। और आम आदमी, जब एक आम छोटे से छोटा आदमी भी देश का ये समझ रहा है कि इस यज्ञ के अंदर मैं अपनी आहुति करूं, चाहे थोड़े से मेरे उसके अंदर हाथ भी जल जाए तो कोई बात नहीं है, इस महान भावना से इस सारी चीज को जोड़ा गया है, तो बंद करने का कोई इसमें मुझे औचित्य नजर नहीं आया। हमारी महान भावना के साथ जुड़े हैं सैलाब जो है, मैं तो चंडीगढ़ एक व्यक्ति सहूजा जी, आप लगातार शो बिजनेस में रहे हैं, यहाँ पे कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो चंडीगढ़ में नए लॉन्च किए हैं। जो व्यापारी कैश पे चलता था, जो आड़ती, जो फ्रूट खरीदता था, जो रेहड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था, कैसे रहे आपके ये दिन पिछले जो बीते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी जो कठिन परिस्थिति से जो गुजरे हैं लोग, जो लाइनों में लगे हैं, इन सब का इनडायरेक्टली डायरेक्टली नुकसान जो उठाया है वो व्यापारी नहीं उठाया। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कोई सैलरीज में कोई कटौती नहीं हुई, और जो बड़े व्यापारी पॉलिटिशियंस या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका अगर फर्क पड़ा है तो सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय व्यापारी को पड़ा है। और मैं तो बड़ा फख्र से कह रहा हूं और बड़ी खुशी से कहता हूं कि व्यापारियों ने दिखाया कि उनमें देशभक्ति का उन्होंने परिचय दिया है, उन्होंने दिखाया कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई और चीज है। उन्होंने अपने दुख झेल लिए, सबसे ज्यादा दुख व्यापारी ने झेले हैं। ये सारे लोग जो कह रहे हैं इनको कुछ उतना असर नहीं पड़ा। लेकिन उसमें व्यापारी वर्ग और आप सर्विस क्लास का, क्योंकि हमारे पास प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम सर्विस क्लास से हैं, जो अधिकतर आरोप लगते हैं टैक्स चोरी के वो व्यापारियों पे ही लगते हैं।
आप लोग जब आपसे कोई सामान खरीदता है, 2000 रुपए का सामान हो, उसका बिल मांगता है, तब आप कहते हैं अगर बिल लोगे तो इस पे 14.5% आपको टैक्स देना होगा। वहीं से जो व्यापारी वर्ग है वो काले धन की ओर अग्रसर होता है। सहमत है आप इस बात से? सर्विस क्लास के पास ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनकी जो सैलरी है उसमें टीडीएस कट के आता है और बाद में उनको इनकम टैक्स फाइल करना होता है। लेकिन बड़ा वर्ग जो व्यापारी का है वो बिना रसीद के सामान बेचता है, टैक्स की चोरी भी करता है। ऐसे है, व्यापारी वर्ग जो चीजें बेचता है, पहले तो ऑलमोस्ट काफी चीजें अब उनमें से टैक्स पेड हो ही चुकी हैं। जैसे जीएसटी के बाद तो चलो खत्म हो जाएगी बात, वो तो बात की बात है। लेकिन फिर भी जो अगर कोई करता भी होगा, कोई नहीं तो करता, वो अधिकतर करते हैं। वो जनता को और जनता जो बिना बिल के सामान खरीदती है वो उसमें भागीदार है। नहीं, उसका फायदा वो नहीं उठाता। उसको लगता है 2000 रुपए की चीज है, 14% टैक्स देंगे तो और खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो भी कहते चल ये 2000 इसको ब्लैक के जाने दे, मुझे तो चीज मिल गई। उसका फायदा वो जनता ही थोड़ा उठाती है, लेकिन असली काला धन तो वहां इकट्ठा होता है जहां पे कोई 2 करोड़ का या 1 करोड़ का ठेका 5 करोड़ में लिया जाता है और 3 करोड़ को अपने पास। उसमें भी ऐसा ही होता है। एक आप तो बड़े बिल्डर के पास चले जाइए, एक फ्लैट की रजिस्ट्री 50 लाख की होती है, उसके ऊपर वाले की वो 55 लाख की होती है, उसके नीचे वाले की वो 27 लाख की हुई होती है। क्योंकि एक ने जो वहां पे इन्वेस्ट किया है उसके पास काला धन है, दूसरे ने जो लोन लेकर किया है उसने महंगा खरीदा है क्योंकि उसको दिखाना होगा कि मुझे 55 लाख का खरीदा है। क्योंकि हम तो व्यापारियों की तरफ से मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो व्यापारियों की तरफ से बात कर रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं कि ये काला धन खत्म हो तो हमें तो लोग स्वेच्छा से पैसे दें, पूरा टैक्स दें और हमसे लें, हमारी दुकानदारी बढ़े। हमें ज्यादा अफसोस है कि हमारी दुकानदारी पे इफेक्ट पड़ा है, दुकानदारी ठप हो गई है जी। और रंजीता जी हमने बड़े वापिस आते हैं दिवाकर जी, वापिस आपके पास आते हैं। रंजीता जी क्या कहना चाह रही हैं आप? मुकेश जी, मैं जवाहर जी जो कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगे थे जनता की, 50 दिन तक उनको तकलीफ होगी। प्रधानमंत्री जी ने तो 100 दिन भी मांगे थे कि काला धन मैं 100 दिन में लेके आऊंगा, और वो भी एक जुमला हुआ। लोग आज ये भी समझ रहे कि 50 दिन के बाद भी जुमला ही कहलाएगा। हम लोग नोटबंदी के खिलाफ नहीं थे, जो इन्होंने एग्जीक्यूशन अपनाई है नोटबंदी के लिए उसका आक्रोश किया जा रहा है। आप जनता का ऑपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एक पेशेंट को बिना एंथीसिया के आप ऑपरेशन करेंगे वो चिल्लाएगा भी और दर्द से कहराएगा भी। और आज इनके खुद के सांसद राजकुमार सैनी का यह बयान था कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर, आज मैं सबके सार्वजनिक कर रहा हूँ कि लोगों को आजादी से बोलने की आजादी भी नहीं है। आज खुली जेलों में, एक तरह से खुली जेल है जहां पे जनता रह रही है और सब लोग जो है यहाँ पे गुलाम है। इनके खुद के सांसद सैनी के ये विचार हैं और वो अपना जो अंदर की दर्द है वो लोगों के सामने बयान कर रहे थे कि आज हरियाणा के अंदर, चाहे पूरे देश के अंदर, आज देशभक्ति की परिभाषा बदल दी गई है। आज ये कहा गया है कि जो लोग हमारे समर्थन में बोलेंगे वो देशभक्त लेना देना नहीं है। मैडम कुछ जो सैनी साहब की आप बात कर रहे हो, विषय को आप भटका रही हैं। विषय को भटका रही नहीं सर। भूपेंद्र जिष्टू आपके पास हम आते हैं क्योंकि लगातार जब से नोटबंदी हुई है, परिभाषा बदल दी गई है कि जो समर्थन करता है वो देशभक्त है, जो बोलेगा वो देशद्रोही है। किस तरीके की खबरें आपके पास आ रही हैं, कैसे उनको छांटते हैं? नोटबंदी का जो असर है पत्रकार की नजर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जनता का क्या कहना है? क्या वाकई जनता दुख में है? और जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इस नोटबंदी को लेकर दिलो दिमाग कैसे चलता है? देखिए मुकेश जी, जो पूरा नोटबंदी का अभी तक का जो पिछले जो दिन गुजरे हैं, इसमें जितनी भी चीजें हैं लोग तकलीफ में हैं, और ऐसा नहीं है लोगों को तकलीफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो भविष्य की, जो उज्जवल भविष्य की एक जो रेखा खींची गई है उसको वो देख रहे हैं। उसके 50 दिन के पार जो उनकी नजर है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट। लेकिन रंजीता जी को शक है ना कि जैसे पहले कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, वैसे 50 दिन में कहते ये भी ठीक नहीं होगा। विपक्ष को भांपना होगा, वक्त आ गया है, चीजें बदल रही हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं। ये जो पूरा है एक जिसे कहें सोशल पैटर्न चेंज हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते हाँक दिया जी चलो हम एक साथ एक लाइन में चल दें, हम सब विरोध करें। आपने आज ही देख लिया कि जनता साथ नहीं गई, वो भी देख रहे हैं, वो भी देखना चाह रहे हैं कि अगर हमसे वादा किया है पीएम ने, इतने बड़े स्तर पर अगर उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो वो भी एक बार देखना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अगर उनका ये जो वादा है वो पूरा होता है तो जनता निश्चित तौर पर उनके साथ जाएगी। अगर नहीं होता है, जो रंजीता जी कह रही है कि 100 दिन का जो ब्लैक मनी का वादा था वो पूरा नहीं हुआ,
यही वादे जो हैं आगे जाके आप जो वोट कन्वर्जन है वो भी इसी पर डिपेंड करेगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अभी जो इनेलो के बड़े नेता हैं अभय चौटाला, वो आए थे कि जिसने भी कोई बंदी की है, शराब बंदी की है वो चले गए, जिन्होंने नसबंदी की है वो चले गए, और कह रहे हैं भाजपा ने नोटबंदी की ये भी चले जाएंगे। अब जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे, हम लौट के आएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का आपके फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में बहस का मुद्दा है नोटबंदी पर विपक्ष की बोलती बंद। ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है, और हम उनके सुर में सुर इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि आज जो सोचा जा रहा था कि पूरा भारत बंद होगा तो उसका असर कहीं दिखने को मिला नहीं। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब। एक तो काफी दिनों के बाद आए हैं और आज विषय भी ऐसा है कि बस क्या कहूं मैं सवाल पूछते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पूछना पड़ रहा है। क्या हुआ हुड्डा साहब, भारत बंद नहीं हो पाया, आक्रोश आपने गरीबों पे उल्टाई कर दी, जूते मारे लोगों के जो कह रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ लोगों में आकर्षण कम हो गया है कांग्रेस का, या मोदी साहब का ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, लोग आज भी उनसे दुखी हैं, और मोदी साहब ने जो ये ड्रामा रचा है ये महज अपनी कुर्सी को बचाने के लिए रचा है। और नोटबंदी का असर ये पहले कहते थे 2-3 दिन रहेगा, फिर 2-3 हफ्ते कहा इन्होंने रहेगा, आज 50 दिन कह रहे हैं। ये नोटबंदी का असर कम से कम 6 महीने रहेगा, और 6 महीने में लोग बर्बाद हो जाएंगे। करोड़ों लोग 2 मिनट में, मैं 2 मिनट चाहता हूं सिर्फ मुकेश जी आपसे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, भूखमरी होगी। आज जो लोग मर रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है? आज जो लोग रात को भूखे सो रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है? आज किसान के पास बीज और खाद के पैसे नहीं है, उनकी सब्जियां बिक नहीं रही, किसान बर्बाद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार, एक मिनट, आप नाम नहीं ले रहे ना, हम नाम लेके कहते हैं, हम मान लेते हैं। बिल्कुल, आप जो राग अलाप रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, उसी में अपने सुर मिलाता हूं। इन सब के जिम्मेदार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन सब का जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। हम तो ये भी कह देते, खट्टर साहब की सरकार भी इस नोटबंदी में जिम्मेदार है क्योंकि भाजपा पार्टी की सरकार है। फिर जब सारे लोग भूखे सो रहे हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, उनके बीज नहीं जा रहे हैं, तो वो आपके साथ सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये काम जो कर दिया ठीक है, थोड़े दिन दुख पालेंगे लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो सुधर जाएगा? ये क्या सारे जो लोग कह रहे हैं, जिनसे लगातार मीडिया भी बात कर रहा है, ये क्या सारे पढ़ाकर भेजे हैं, रटाकर भेजे हैं मोदी साहब ने? मुकेश जी, थोड़े दिन ठहर जाओ, आपको सब पता लग जाएगा। आज 1 लाख करोड़ तो काला धन आएगा, लेकिन 30 लाख करोड़ ऐसा अनुमान है कि 30 लाख करोड़ रुपया लोगों का निकल जाएगा। आज हर आदमी को नुकसान हो रहा है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है। आज हर आदमी इस नोटबंदी से दुखी है, लेकिन मोदी जी ने केवल अपना चुनाव जीतने के लिए ये सारा खेल खेला है। उन्होंने कहा था कौन सा चुनाव के अंदर अगर मैं काला धन कौन सा चुनाव तो मुझे फांसी पे लटका देना। कौन सा चुनाव? वही ड्रामा आप कर रहे हैं। ये कहा था ये जो अगला 2019 का लोकसभा का चुनाव, वो जीतने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। मोदी जी ने कहा था मुझे फांसी पे लटका देना। नोटबंदी शामिल नहीं थी। अब ये अगर 1 लाख नोटबंदी शामिल नहीं थी, गवाएंगे। नहीं, देखिए, ये काला धन वहां से तो ला नहीं पाए, जो विदेशों में काला धन पड़ा है लोगों का, वो तो ला नहीं सके।
लेकिन अब वो यहाँ थोड़ा सा आप 3% आप लोगों मेरी का बात काला धन सुनिए, है, एक मिनट, उसके लिए 100% लोगों को आप मेरी बात दुखी किया जा रहा सुनिए, है। आप मेरी बात सुनिए, आप हम अपने काला धन अनुभव, लाने के- आप अपने अनुभव के आधार पर, हुड्डा साहब सुन लीजिए, आप मुझे अपने अनुभव के आधार पर ये बताइए कि जो वो विदेशों में धन ले गए हैं लोग, कैसे ले जाते थे और कितना कितना धन किसका पड़ा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए मुकेश जी, मेरे पास तो यहाँ भी धन नहीं है, विदेशों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन मोदी जी थोड़ी ने ना जो पूछ रहे हैं। वायदे किए थे वो सारे जुमले निकले, और मोदी जी अब हताश और निराश होके हिंदुस्तान के 3% लोगों का काला धन निकालने के लिए 100% लोगों को सड़कों पे खड़ा कर दिया है। आज लोगों के पास कोई और काम नहीं है। आप देख लेना 10 और 15 दिन के बाद यही लोग इस सरकार को गाड़ी निकालेंगे। अगर सरकार ये सोचती है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया तो सरकार चुनाव कराए, तो बिल्कुल बिल्कुल जब लोग गाली निकालेंगे तो जाहिर है बिग बुलेटिन भी उसी सुर में होगा, लेकिन आज लोग कुछ और कह रहे हैं। जी मैडम रंजीता जी, कांग्रेस का पक्ष साथ में ले लेते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल नहीं है, लोग दुखी हैं। हुड्डा साहब, देखिए मुकेश जी, जहां तक मेरी बात है, मैंने आपको पहले महिलाओं का पक्ष भी बताया था कि महिलाओं ने आज तक जो भी सेविंग की थी वो सेविंग मोदी जी ने काला धन में विपरीत कर दी है, कहकर कि जो लोग महिलाएं घर पे खाना जाती हैं वो चोर होती हैं। मेरा ये मानना है कि ये आप कुछ भी बोल रहे हैं। पिछली डिबेट में इन्होंने बोला था, पिछली डिबेट में इन्होंने कहा था इनके महिलाएं जो इनके ही प्रवक्ता जवाहर जी बीच में मत बोलिए, इनके ही प्रवक्ता ने यहाँ भी बैठकर बोला था इस बारे में। देखिए पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हुई तो सारी विपक्षी पार्टियां ये डिमांड कर रही थी कि मोदी जी स्वयं आकर इसके ऊपर जवाब दें। आज मोदी जी इसके ऊपर क्यों मौन धार के बैठे हुए हैं, उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। आज जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, 2.5 लाख के करीब जो है एम्प्लॉयज अपनी जॉब खो चुके हैं। अगर हम किसानों की बात करते हैं, आज उनको बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। जो अभी कृष्ण हुड्डा जी कह रहे हैं कि आप 15 दिन और बीतने दीजिए तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज 19 दिन के अंदर 80 से 90 मौतें हो चुकी हैं। अगर आपने हालात जानने हैं तो उनके घर पे जाके बाइट लीजिए, उनके विचार सुनिए कि आज नोटबंदी का क्या असर है। उन घरों के अंदर मातम छाया हुआ है और आज अभी पता नहीं कितनी और मौतें होंगी, पर उसका मोदी जी के ऊपर कोई असर नहीं है। मोदी जी, हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं थे, पर आज आपने जनता को अपना ही पैसा यूज करने के लिए जो मजबूर कर दिया है कि वो हाथ ले आड़े खड़े हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और बैंकों की कतारों में खड़े हैं और बैंकों में भी पैसा नहीं है। तो पैसा जो कालाधन पकड़ा जा रहा है, ट्रकों में पूरा इतना लाखों का माल मिल रहा है, वो भी नए नोट मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं और उसकी क्या तहकीकात है, उसके बारे में बताइए। जी मतलब वो जो एक बात कही थी ना, जो पिछले बुलेटिन की आप बात कर रहे थे, मजाक में कह रहे थे कि हर एक जो पत्नी है थोड़ा बहुत टांके के तौर पे अपने पति के पर्स में से नोट निकाल देती है, चोर नहीं कहा था उन्होंने। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं, आपने अपनी बात कह दी। इनेलो के पास हम चलते हैं। अब एक जो स्कीम आई है, क्योंकि आप वकील भी हैं ढुल साहब, पहले भी ऑफर किया था सरकार ने कि आप के पास जो अघोषित आय है वो आइए, उसका टैक्स पे कीजिए। और अभी कुछ देर पहले जब हम ऊपर अपने दफ्तर में बैठे थे तब आपसे बातचीत हो रही थी। अब एक नई स्कीम आई है, उस स्कीम के बारे में बताइए, और जो स्कीम का असर है वो क्या होगा, क्योंकि ये स्कीम कहीं ना कहीं ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने का एक मौका दे रही है, टैक्सेस के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। देखिए मुझे सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये ब्लैक मनी है क्या। ब्लैक मनी है ये बेसिकली कोई भी ऐसी इनकम जो कि आप सरकार से किसी भी प्रकार से छिपाते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है ये ब्लैक मनी का बड़ा कंपोनेंट ये है। तो ये जो स्कीम है वॉलंटरी, जिस तरह डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, 97 में भी आई थी, उसके बाद में अपना ये मोदी जी ने पहले भी निकाली थी, जिसमें लगभग 73,000 करोड़ का जो है डिस्क्लोजर का हुआ है, और 22,000 करोड़ के आसपास में उसमें जो है टैक्स भी सरकार को मिलेगा। यहाँ पर जो है आज की जिस बात कर रहे हैं, ये केवल इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने, अभी स्कीम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो है अभी लोकसभा के अंदर चर्चा होगी। जो आज के दिन में जो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आप डिपॉजिट करते हैं और वहां पर ब्लैक मनी जो है को अपना अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो उसका 50% जो है एज ए फाइन कट जाएगा, और जो बैलेंस 25% जो 50% रहता है, उसमें से आप उस 25% को ही केवल यूज कर पाएंगे। बाकी जो 25% है वो आपका कम से कम 4 साल तक ब्लॉक भी रहेगा। सीधे आंकड़े मतलब परसेंट वगैरह जो हमारे दर्शक हैं मेरी तरह, उनका जो गणित है ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपके पास ब्लैक
का पड़ा है, बैंक में आप ले जाते हैं 50% तो गया, 50 लाख तो क्योंकि वो ब्लैक का है, काला धन है, तो उसमें से बचे 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपके बैंक में जमा हो गए, उसमें से 25 लाख रुपए आप यूज कर सकते हैं या उसका 25% यूज कर सकते हैं। 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए यूज कर सकते हैं आप यूज कर पाएंगे। 25 लाख जो है बाकी 4 साल बाद मिलेगा जी, वो 4 साल तक ब्लॉक रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं देगी। और इस तरह के 2-3 प्रपोजल अभी देखिए, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी इसके ऊपर डिबेट होगी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पास कर पाएंगे, पहले डिबेट होगी, जो ज्यादा रैशनल होगा उसी प्रकार से जो है लोकसभा संसद में जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी। उसके बाद इस मामले के ऊपर हम डिटेल में जान सकेंगे। दिवाकर साहब, ये तो अच्छी स्कीम लग रही है हमें, मतलब कम से कम, क्योंकि अभी जो हम सुन रहे हैं लोगों के मुंह से कि भाई आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले जाओ, 30% रख लो, 40% रख लो। कुछ तो प्रपोजल ऐसी भी हैं कि 60% की भी आ गई कि 60 आप रख लो, 40 ही वाइट के करवा दो। ऐसे काफी धंधे चल रहे हैं आजकल, हेलीकॉप्टर भर भर के जा रहे हैं, कोई लाहौल स्पीति जा रहा है, कोई नागालैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, खबरें तो पढ़ते ही होंगे। ये तो इंडीड बहुत लोगों के पास ऐसा होगा जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन व्यापारी तो ये चाहता है कि कोई भी पैसा हो, चाहे आधा ही सही, बाजार में आए। बाजार में आएगा तो उनमें से कुछ कुछ सबको मिलेगा, वही तभी वो व्यापारियों के पास आएगा। व्यापारी तो चाहता है कि चलो 50 ही सही, अगर ये 25 उसका फिर भी ब्लॉक कर रहे हैं, उसको अगर ये कह रहे हैं कि स्कीमों में लगाएंगे, वो भी डायरेक्टली उस वर्ग के व्यापारियों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन मैं तो यहाँ ये कहूंगा कि इनको व्यापारियों की महत्ता के ऊपर मोदी जी को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उनकी महत्ता को जानते हुए उनको एक रिवार्ड दें, क्योंकि देखिए कोई भी कैलेमिटी होती है सबसे पहले व्यापारी, अब तो बंद होता है तो बंद क्या होना था, व्यापारियों नहीं करना था। और आप बंद कहते किसको? जो ब्लैक मनी है किसके पास? ये कर्मचारियों के पास ये कर्मचारियों के पास कुछ जो बड़े कर्मचारी सिस्टम से निकली है। और कुछ ऊपर के लेवल शरद गोयल से पता करते हैं ये ब्लैक मनी होता किसके पास है जी? कौन लोग हैं ये देश में जिनके पास ब्लैक मनी होता है अधिकतर? शरद जी, देखिए ब्लैक मनी के बारे में भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इसमें भी बड़ी भ्रांति है। मेरा अगर बैंक में 1 लाख रुपया रखा है और मैं किन्हीं कारणों से उस 1 लाख रुपए को निकाल के अपने घर में रखता हूं, तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि वो ब्लैक हो गया। अच्छा। और जबकि ऐसा नहीं है, वो पैसा मेरा है, हिसाब से तो नहीं माना जाता। आपके घर में 1 लाख क्या 1 करोड़ भी पड़ा हो और इनकम टैक्स का छापा पड़े, IT विभाग आपके घर पे आके छापा मारे और आपसे पूछे कि 1 करोड़ रुपए कहां से आया, और अगर आप ये बताने में सक्षम हैं कि कहां से आया तो ब्लैक का नहीं हुआ। बैंक से अगर आपने निकाल के घर पे रखा है तो ब्लैक मनी कैसे हुआ? वो नहीं, अभी वो ये इसके ऊपर भी भ्रांति चल रही है और इस पर भी काफी अमेंडमेंट आ रहे हैं कि इस पैसे को आपको अगर घर रखना है तो उसके लिए इनकम टैक्स कमिश्नर से आपको परमिशन लेनी होगी, किस पर्पज के लिए आपने अपने घर रखा हुआ है। लेकिन जो मानता हूँ वो ब्लॉक को मानता हूँ। थोड़ी आवाज कट रही है आपने, वापस हम आपके पास आते हैं। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेसिटी है। भूपेंद्र जिष्टू जी, भूपेंद्र जिष्टू जी, आप वापस डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक के अंदर, जब से जो नोटबंदी हुई है गवर्नमेंट पूछती है। मैडम एक जिष्टू जी से भी थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जब से ये नोटबंदी हुई है सभी लोग डरे सहमे से घूम रहे हैं। किसी के पास 500 के जैसे पुराने नोट पड़े थे 15,000 रुपए, तो वो बैंक में जमा करा के आ रहा है, तो उसको जमा कराने के बाद जब वो वापस लौट रहा है तो बहुत खुशी के साथ लौट रहा है कि मैं बैंक में जमा करा के आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे उसने खून किया था और लाश को ठिकाने लगकर पहुंच गया हो। ऐसा क्यों? देखिए मुकेश जी, जैसे हालात बने थे जब शुरुआत में, जब 8 तारीख को अनाउंसमेंट हुई, 9, 10, 11, 12, 13 लगातार जो दिन गुजरते गए, शुरुआत में जिनके जेब में 500 और 1000 के नोट थे वो बिल्कुल इसी स्थिति मनोदशा में थे कि बैंक के बाहर खड़े हुए, उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी। तो बैंक के अंदर जाके अपना नोट बदल दिया तो वो बहुत बड़ी उन्होंने लाश ठिकाने लगाई है कि मतलब आज मेरे जो मन का बोझ है वो उतर आया है, अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ कि मैं नए नोट चेंज कर चुका हूँ या अपने अकाउंट में डाल चुका हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे मार्केट में जो है पैसा आ रहा है। RBI कोशिश कर रहा है पूरी तरह से कि हर ATM में, हर बैंक में पैसा पहुंचे। चीजें थोड़ी सामान्य होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाके, ग्रामीण क्षेत्र, ये अभी भी अछूते हैं। वापस आपके पास लौटूंगा।
जवाहर यादव जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इन मसलों को बहुत करीब से आप देखते हैं, ये जैसे अब स्कीम पे स्कीम आ रही है, ये क्या स्कीम है? देखिए, जो भी सुझाव आ रहे हैं 8 तारीख के बाद सर, वो जनता के हित में जाते हैं, तो ऐसे सुझावों को तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो वही है कि जैसे आप कहते हैं कि जनता को इसमें राहत मिलनी चाहिए, तो जैसे जैसे कोई सुझाव आता है और वो लगता है उपयुक्त है, उस सुझाव को इम्प्लीमेंट करें। परंतु मैंने कुछ मैं चाह रहा था आज की डिबेट में कम से कम बोलूं, क्योंकि मैं चाह रहा था विपक्ष का चेहरा हरियाणा की जनता तक जाए, वो एक बार समझे विपक्ष का असली चेहरा क्या है। परंतु फिर भी कहता हूं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी कह रहे हैं कि गरीब है आज भी, और मोदी जी ने कहा 100 दिन में हम ये कर देंगे। साहब, आप तो इतने बड़े वरिष्ठ नेता है और जानकारी होगी, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ, और 2011 की 3 रिपोर्टें आई आपकी मनमोहन सिंह की सरकार में, सेनदेश गुप्ता कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और एक कमेटी और थी। तीनों कमेटियों का कहना यह था कि इस देश में 84 करोड़ लोग प्रतिदिन 24 रुपए पे गुजारा करते हैं। साहब, आपने 1971 में कहा, आपके ही प्रधानमंत्री 2011 में कह रहे हैं कि 84 करोड़ लोग केवल 24 रुपए प्रतिदिन पर इस देश में गुजारा करते हैं। तो इस देश को गरीबी के रूप में बर्बाद करने वाली कौन सी पार्टी है, वो उसको हरियाणा की देश की जनता समझती और जानती है। आज ये निर्णय निश्चित रूप से देश के लिए इंदिरा गांधी ने बनाया था, नेतृत्व के लिए भी एक कठिन निर्णय था कि इस निर्णय को हम करें। देश कहां से कहां पहुंच गया? एक बार सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको, आप सुन लीजिए। हमने तो गरीबी हटाने की बात की थी, आप तो गरीबों को ही हटा रहे हैं। अरे सुन लीजिए, आप तो 90 लोग मार चुके हैं पिछले 19 दिन के अंदर। बोलिए प्लीज। आप इंदिरा गांधी का एक बात कर रहे हो, इंदिरा गांधी ने इतना बड़े काम किए हैं, कांग्रेस इंदिरा गांधी की बात कैसे कर सकते हैं हम? कहां आप दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज इतना बड़ा देश का उद्योगीकरण, बिल्कुल सहमत हूं आपसे, सहमत। इंदिरा गांधी के बारे में बात करने जीडीपी क्या बातें कर रहे हो? की हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी की। घट चुकी है जनाब। बिल्कुल ठीक है, हो गया खत्म। हाँ, चलिए फिर भी कुछ बोलना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूँ हरियाणा की जनता आपको 24 रुपए की जो आप बात कर रहे हो, 24 रुपए जिसकी इनकम थी वो गरीब श्रेणी में नहीं आता था। यादव साहब, हरित क्रांति लेके अमीर बताया गया। कांग्रेस पार्टी इस देश में औद्योगिकरण किया है, कांग्रेस पार्टी ने मान लिया सर, लोगों को कहां से मान लिया। अब इनकी बारी है, आपके पास कुछ बोलने नहीं है, दीजिए ना, आपने बोलने देश को दीजिए, बर्बाद कर दिया है। थोड़ा सा बोलने आज ये हालत कर दी है, सत्तारूढ़ पार्टी उद्योग ठप हो चुके हैं, आज व्यापार ठप हो चुके हैं। आज आपके साथ लोग आए नहीं, आज आपके साथ लोग आए नहीं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब, आज आपकी पोल खुल गई। आज आपके साथ कोई नहीं आया सड़क पे। एक बच्चे ने थोड़ा सा चिढ़ा दिया, रहे क्या तुम रैली निकाल रहे हो, उसको जम के पीटा। एक बार फिर से वो विजुअल दिखाए जाए यार, जो आक्रोश था कांग्रेस का, जो आक्रोश है सड़कों पे, कैसे वो दृश्य दिखाए जाए। ये आप देख पा रहे हैं ईटीवी पर, और ये अगर जन आक्रोश है तो ये शर्मनाक है। ऐसा जन आक्रोश किस चीज का कि अपनी खिज किसी एक आम आदमी पे उतार दी, उन्हीं का भला करने चले हैं और उन्हीं को पीट दिया। यादव साहब, वापस आपके पास लौटते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था कि ये जो स्कीम्स अब आ रही हैं, जैसे अभी हम ढुल साहब से बात कर रहे थे कि 1 करोड़ जमा कराओ, 50 लाख गया क्योंकि ब्लैक का है, आपने अनफेयर मीन से उसको कमाया है। अब जिसके पास 100 करोड़ है उसको लगता है कि 100 करोड़ में से चलो 50 करोड़ चले गए, 50 तो वाइट हो जाएं, क्योंकि उसको छुपाने की जगह नहीं है, उसके पास कोई लेने वाला नहीं है। तो ये वाली जो स्कीम्स हैं, इनके क्या अर्थ हैं, क्यों ये लाई जा रही हैं? देखिए, जब जनता के जो सुझाव आ रहे हैं और विपक्षी दलों के भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके नहीं आ रहे हैं, हम इस चीज को बड़े खुले मन से लेना चाहते हैं। जहां जहां ऐसे सुझाव आते हैं हम सकारात्मक काम करने में लगे हैं। टोल फ्री करने का फैसला लिया था सरकार ने, बिजली के बिलों में पुराने नोट चलेंगे, सरकार ने फैसला लिया था। सरकारी हॉस्पिटलों में ये पुराना पैसा जमा होगा, सरकार ने निर्णय लिया था। ऐसी मैं एक और कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी आपको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। आप जो किसान की बात कर रहे थे कि किसान को बीज कैसे मिलेगा, तो इस समय के जो आंकड़े आ रहे हैं, आज तक के सबसे ऐतिहासिक बिजाई हो रही है पूरे देश में,
ये भी आपको मैं दुरुस्त कर देता हूं। आप जो किसानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जो निर्णय जो लोगों के हित में हो सकते हैं, 125 करोड़ लोगों के हित में हो सकते हैं, अच्छा फिर आप कुछ कह लीजिए, मैं तो सुन लूंगा। आपको बताइए प्लीज क्या कह रहे हैं। अब समय जो है वो कम ही बचा है। हाँ। अच्छा एक मिनट कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, तो ये क्योंकि जो आरोप लगता है ना जी आप पे जवाहर यादव जी, वो ये लगता है कि पहले सरकार स्कीम लेकर आई और कहा कि इतना टैक्स हमें दे दीजिए, ब्लैक का व्हाइट हो जाएगा, तो पहले आपने अपॉर्चुनिटी दी, उसमें कामयाब नहीं हुए, अब ये लेकर आगे, अब फिर घूम फिर के वही स्कीम जो है वापस आ रही है कि 100 ले आइए, 100 में से 50 ले जाइए, 25 बैंक में रखिए, 25 आपके हरे। नहीं, इसमें जो तो 25 वो जो सवाल उठ रहा है, अहम सवाल है कि जिसके पास 1000 करोड़ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनके पास 1000 करोड़ भी हैं, 5000 करोड़ भी हैं, 25000 करोड़ भी हैं, कहते 5-10% ही हैं जिनके पास सारा पैसा है, तो उनकी तो ऐश हो गई। सर मैंने तो बता ही रहा ना कि 84 करोड़ लोगों की तो स्थिति कांग्रेस ने क्या कर रखी थी, 24 रुपए पे है। इसमें आज की डेट में दिक्कत जनता को वैसे तकलीफ है लाइन में लगने से, उनके कुछ काम रुक रहे होंगे, परंतु वास्तविक तकलीफ तो वास्तविक, अब देखिए फिर वो शुरू हो जाते हैं, वास्तविक तकलीफ तो उन लोगों को ही है जो ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हम तैयारी कर लेते और अपना धन और लगा देते। देखिए बिल्कुल उनको मौका मिला था, अरे करोड़ों की संपत्ति खरीद ली, फिर बोलने लग गया। हर चैनल पे अरे थोड़ा तो संयम बरत लो जी। अब वो जैसे आपने फतेहाबाद में उस व्यक्ति की पिटाई कर दी, अब 2 लोग मेरी बोलने की आजादी छीन रहे हो। आजादी तो नहीं, आप देखो ये जो बिग बुलेटिन है, ये जो बिग बुलेटिन है, इस बिग बुलेटिन को सेम व्यवहार है, फतेहाबाद में व्यवहार था, विराम देने का समय आ गया है। विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी का काम है, धर्म है कि जो सत्तारूढ़ के फैसले हैं उनके खिलाफ आवाज उठाए। कभी जनता का साथ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, आज भी ऐसा ही हुआ। आज का दिन आप कह सकते हैं कि भाजपा के लिए अच्छा था, लेकिन भाजपा के हम पक्षधर हों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 5 प्रोग्राम बिग बुलेटिन के होते हैं तो 3 में शायद सरकार की खिंचाई होती है, उनकी नीतियों की खिंचाई होती है। तो आज कांग्रेस वालों से, इनेलो वालों से गुजारिश है कि कहा सुना माफ करें, क्योंकि जनता है, जनता सब जानती है और जनता ने आज मोदी का साथ दिया, विपक्ष का नहीं दिया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहरहाल बिग बुलेटिन को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर बदस्तूर जारी है।